गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना चैप्टर निकाल लीजिए। चैप्टर हम लोगों का चल रहा था ये जाति धर्म और लैंगिक मसले। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आपको कल बताया था लैंगिक रूप से कुछ निजी और सार्वजनिक रूप से विभाजन, ठीक है। अब इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं बच्चों। ये देखिए, आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। यहाँ पर जैसे कि देखिए, टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए एक आदर्श दर्शक। अब इसमें जो स्त्रियों की जो तुलना की जाती है, किन चीज़ों से की जाती है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे कि पुरुष और स्त्री में किस तरीके से लैंगिक रूप से भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो टीवी सीरियल आते हैं उनके निर्माताओं के रूप में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा टीवी सीरियल्स लेडीज़ वगैरह देखती हैं, ऐसी लोगों की थिंकिंग है और होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक आदर्श दर्शक के रूप में दर्शाया गया है स्त्रियों को। अगर फैशन उद्योग के लिए अगर आप चाहें तो आदर्श सुंदरी के लिए, समाज के लिए एक आदर्श गृहिणी के लिए, ठीक है। और भाभी अगर आपकी कभी शादी होती है भविष्य में तो सास ससुर के लिए एक आदर्श दुल्हन के लिए, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए एक आदर्श कर्मचारी के लिए। अब चुनिए कि इनमें से आप कौन हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि इनमें से अगर आप कोई हैं तो एक आप आदर्श हैं, तो ये इनमें से कोई भी आप आदर्श नहीं हैं। आदर्श व्यक्ति वही है जो आप घर और बाहर दोनों के काम को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और उसमें तालमेल बैठा सकते हैं, ओके। अब अगर देखते हैं कि इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी की मांग की गई थी। इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन के रूप में पहचान मिली, क्योंकि भाई स्त्री को जो था वोट देने का भी अधिकार नहीं था। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति, इस प्रश्न का राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि करने में सहायता की थी। आज अगर हम कहें तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी महिलाओं को जो है हम पाते हैं, जबकि पहले इन कार्यों को महिलाओं के लायक नहीं समझा जाता। कहा जाता था कि भाई ये लड़कियों के काम नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, वो घर में रह के सिर्फ घर के कामों को संभाल सकती हैं। लेकिन महिलाओं ने इस चुनौती को अपनाया और आज वह जो है इन सारी कामों में, इन सब पेशों में अगर हम कहें तो महिलाएं भी हैं। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि आपका स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है आदि में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को हिस्सेदारी का स्तर जो है बहुत ऊँचा है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या था, भारतीय महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफ़ी दयनीय थी, लेकिन अब इनकी स्थिति में सुधार हुआ है, पर वे सभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। यानी कि अगर आज भी अगर हम कहें तो लोग जो हैं महिलाओं को इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं। पितृ प्रधान जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें घर में जो है पुरुष का जो है चलता है, पुरुष की ही मर्जी चलती है, वो जिस तरीके से अपने परिवार को चलाना चाहे। महिलाओं के साथ अभी भी कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, जिसमें आपको पॉइंट इसमें कुछ बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपका, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी जो है 65% है, इसीलिए पुरुषों में जो है 82% है। इसी प्रकार स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती है, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने के स्थान पर लड़कों पर अधिक खर्च करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, आज भी लोगों की सोच है कि अगर हम कहें कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ाते भी हैं वो उनकी थिंकिंग भी आज के टाइम पर ये है कि भाई उनको इतना पढ़ा दिया जाए कि शादी के बाद वो अपने घर में देख लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें और थोड़ा सा हिसाब किताब जान जाएं, ठीक है। आज की डेट में लड़कियों को अगर कहें कि बहुत से लोग इस थिंकिंग से भी पढ़ाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें लड़के के में तो पढ़ाई में अच्छा खासा खर्च करते हैं कि भाई उसको तो अपना कैरियर बनाना है, उसको आगे जाके जॉब करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, लड़कियों को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि शादी जो है आजकल हर कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहता है, तो थोड़ी बहुत हमारी लड़की पढ़ भी जाएगी और घर जाके अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा सकती है, घर में थोड़ा बहुत छोटे मोटे कामों को वह देख सकती है जो पढ़ाई से रिलेटेड है। इसीलिए लड़कियों पे पैसा खर्च ना करके लड़कों पर आजकल के आज से बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कों पे पैसा खर्च करते हैं। दूसरी एक थिंकिंग पेरेंट्स लोगों की ये भी होती है यहाँ पर कि कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई लड़की जो है वो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, ठीक है, तो उस पर तो हमारा पैसा खर्च हो रहा ही है, भाई शादी में भी होगा
ओके, देना भी होगा उसको, और लड़का जो है वो जॉब करेगा, कमा के ले आएगा, आगे चल के वो हमारी भी सेवा करेगा। तो बहुत सी ऐसी लोगों की अभी भी ऐसी मनोधारणाएं हैं, ऐसे मन में विचार हैं जो लड़की और लड़कियों में जो है भेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया कि कुछ पेरेंट जो हैं वो लड़की लड़के दोनों पे खर्च करने के स्थान पर लड़कों पर अधिक खर्च करना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक बच्ची है, वो अपनी माँ के लिए क्या बोलती है, मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं। जैसे कि कोई किसी से आप पूछते हैं भाग के कि भाई आपकी मम्मी क्या करती हैं, या फिर आप कहीं बाहर गए और आप शादीशुदा हो और आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं तो हाउस वाइफ हूँ। पर वो बच्ची बताती है तो वह बोलती है मैं कार्य नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। पर मैं देखती हूँ, वह बच्ची कहती है मैं देखती हूँ कि वह लगातार कार्य करती रहती हैं। अगर वह जो करती हैं उसे कार्य नहीं कहते तो फिर कार्य किसे कहते हैं? कहने का मतलब अगर यह मतलब नहीं है कि जो इंसान बाहर जॉब कर रहा है वही कार्य कर रहा है, घर का जो काम करता है वो काम ही नहीं करता। पर लोगों की सोच भी आज के टाइम पे यही है, जो हाउस वाइफ यानी कि जो घर का काम करती हैं उनकी नज़रों में उनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो बाहर काम कर रही हैं, जो कमा के लेके आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है। तो उसके बच्ची के मन में ये विचार आया कि भाई अगर उसको भी कार्य नहीं कहते हैं तो उस कार्य कहते किसको हैं? हमारे समाज में उसी कार्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिसका जो है सैलरी यानी कि धन रूप से प्राप्त हो। महिलाओं के घरेलू कार्यों को समाज की दृष्टि से अधिक मूल्यवान नहीं माना जाता। आपने सुना भी होगा, अगर कोई किसी जेंट्स से कोई पूछे कि भाई तुम्हारी वाइफ क्या करती है, तो उनका सवाल बड़ा अच्छा, कुछ नहीं, वो तो हाउस वाइफ है, ठीक है। अगर दही चीज़ अगर उन्होंने इस तरीके की कि भाई वो कुछ नहीं करती, जबकि सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ ही जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा वर्क भी करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते, उनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, फिर भी उनकी जो समाज में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं होती है, जबकि वे बिना परिश्रम के जो है दिन रात घरेलू कामों में करती रहती हैं। तो अगर हम कहें कि देश के कुछ 6 राज्यों में इस तरीके का एक सर्वे हुआ, इससे पता चला कि महिलाएं जो हैं 7.5 घंटे रोजाना कार्य करती हैं, जबकि इस सर्वे के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 7.5 से भी ज़्यादा घंटे महिलाएं जो हैं घर में काम करती हैं, और जबकि मर्द औसतन 6.5 घंटे करते हैं। अगर ये दोबारा से ये वाला सर्वे हो जाता है तो हम पाएंगे कि महिलाओं के घंटे अगर हम कहें जो महिलाएं घर में रहती हैं वो 7.5 घंटे नहीं, काफ़ी समय इससे भी ज़्यादा घंटे वो लगातार काम करती हैं, ठीक है। फिर भी महिलाओं को हम कम आंकते हैं। अभी भी अगर हम कहें ऊंचे वेतन वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि जो ऊंचे पद हैं, ऊंचे जो हैं उन पे जो महिलाएं कम पहुंची हैं। भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा ज़्यादा कार्य करती है, पर उसको उस कार्य के लिए पैसे नहीं मिलते। इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे समाज में उसी कार्य को मूल्यवान समझा जाता है जिसकी प्राप्ति में जिसकी धन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब अगर आपको जिसमें धन ज़्यादा मिल रहा है वो भी धन आपको पुरुष से ज़्यादा मिल रहा है, तब हमारा समाज जो है उस जॉब को जॉब मानेगा। अदरवाइज भाई छोटी मोटी जॉब को नहीं मानते कि तुम कर ही क्या रही हो, ठीक है। ऐसी जॉब तो ये छोटी मोटी जॉब कर ली आपने टाइम पास के लिए, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो हमारे समाज इसमें भी थोड़ा सा भेदभाव करता है। एक समान जो है मजदूरी से संबंधित अधिनियम में जो है स्पष्ट तौर पर कहा गया कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन अभी भी काम के हर क्षेत्र में, अर्थात खेल कूद की दुनिया में, लेकिन सिनेमा के संसार, कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई महिला और पुरुष एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ही खेल में है, एक ही गेम में है। मान लीजिए क्रिकेट की टीम में लड़कियां भी होती हैं, क्रिकेट की टीम में लड़के भी होते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑफिस में जाएँ तो उसमें महिलाएं भी काम करती हैं, उसमें लड़के भी काम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है तो आप देखिए जो क्रिकेट की टीम की जो लड़कियों के पैसे होते हैं, जो सैलरी होती है, वो जो क्रिकेट की टीम में लड़कों को जो मिलते हैं उससे काफ़ी कम होते हैं। इसी तरीके से ऑफिस में अगर महिलाएं और पुरुष बराबर काम कर रहे हैं, दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, तब भी पुरुष लोगों की सैलरी महिलाओं की सैलरी से जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है उनको जो मजदूरी मिलती है वो कम मिलती है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी जो है लैंगिक भेदभाव होता है। भले ही दोनों ने समान काम किया हो, लेकिन उनकी जो सैलरी होगा, उनको जो धन होगा वो महिलाओं को कम दिया जाता है। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में माँ बाप को केवल लड़के की इच्छा होती है, आज भी ऐसा है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इसी कारण देश का जो लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या काफ़ी गड़बड़ा गया है। संलग्न नक्शे में इसमें देखिए नक्शे में अध्ययन में बताया गया है कि 2011 में जनसंख्या के आधार पर लिंग अनुपात क्या था। ठीक है बच्चों, इसको आप ये जो सारणी आपकी दी हुई है इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, कुछ राज्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनमें आपको याद भी करना है कि किसकी आपकी लिंग अनुपात है और उनकी क्या है, ये कौन से राज्य में कितना लिंग अनुपात है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए।
अब महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और घरेलू हिंसा की खबरें एक न एक रोज पढ़ने को मिलती ही हैं। शहरी क्षेत्रों को भी महिलाओं के लिए विशेष रूप से असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ते ही हैं, आप टीवी में भी देखते हो, आप न्यूज़ में भी देखते हो कि जो महिलाएं हैं वो उत्पीड़न की, शोषण की, बलात्कार की और घरेलू हिंसा की जो है शिकार होती हैं। ऐसा वैसा गांव में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा होता रहता है।